और अभिषेक फाइन। हाँ सर ठीक। कैसे हैं रित्या जी? बढ़िया सर, ऑल गुड, थैंक यू। और आपके कल के सेशंस कैसे रहे सर? कल अच्छा रहा। एक तो डेटा साइंस का था, एक डेटा एनालिटिक्स था और इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए थे। नियर अबाउट मोर देन 300। ओह लवली, दैट्स वेरी नाइस। और अटेंड कितने ने किया? करीब 45-50 के बीच में थे। नाइस, वेरी गुड। अच्छा 20% होते ही हैं अपन को। करेक्ट। हाँ और रिस्पॉन्स भी अच्छा आज देंगे, उनको फॉलो अप करते हैं। हाँ। ये मोस्टली इग्नू वाले बच्चे थे कि और भी अदरवाइज? और भी थे, नाइजीरिया के काफी लोग थे। मैं बताता हूँ आपको, उसका वो शेयर हाँ करता हूँ। श्योर। हाँ सर। एंड डेटा साइंस वाला वाज नाइस। हाँ वो भी अच्छा गया है। ये यूनिवर्सिटीज हैं। नहीं, उसके है नहीं, शायद इग्नू के तो नहीं थे उसमें। नाइजीरिया बहुत सारे हैं। हम्म। नाइजीरिया के बहुत सारे हैं। नाइजीरिया का काफी लोग कैसे हुआ सर ये? हैं। ये ज्यादातर व्हाट्सएप से हुआ है, देखिए ना। हाँ अच्छा, मीडियम है तो सही व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से हुआ है। एक्चुअली है क्या, नाइजीरिया के पहले बैचेस में काफी लोग थे, हाँ तो यदि उसमें से किसी को मेल गया तो वो शेयर कर देते हैं। सर, क्या? नहीं अच्छी बात है, बट उनके साथ ऐसी क्या चीज क्लिक हुई है वो हमको देखना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि कल भी मैंने देखा, एक मेरा बहुत जो इन्हीं शुरुआत से ही मेरे सेशंस अटेंड कर रहा था, वो भी था कल, उससे बातचीत भी हुई। हम्म। वो बोलते हैं सर आपका वे ऑफ जो टीचिंग है ना, वो हमें अट्रैक्ट कर लेता है हमेशा। मैं आपके हाँ हर वर्कशॉप को अटेंड करता हूँ। तो He ये told me। हो सकता है सर, उनको बाकी की इंग्लिश जो लगती होगी वो थोड़ी अमेरिकनाइज हाँ, लगती होगी और या एक्सेंट में प्रॉब्लम आता होगा आपके, उससे आपको एडवांटेज है शायद। उसका एडवांटेज है कि अपन देसी लहजे में बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं सही बात है, तो वो दैट कैन बी एडवांटेजेस फॉर सम। कई लोग के हाँ लिए नहीं, कई लोग के लिए है, तो हम देख ही रहे हैं क्लियरली कहाँ हमारा अट्रैक्शन ज्यादा है। हाँ, इसीलिए ये इन लोगों को ज्यादा समझ में आता है, जो हम्म। नॉन इंग्लिश कंट्रीज है ना, जहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, करेक्ट। उन लोगों को एसेंट क्लियर समझ में आ जाता है। ये सब क्योंकि फ्रेंच कॉलोनीज है ना। हाँ, वही ज्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, इजिप्ट के भी बहुत लोग हैं। क्या? हम्म। इजिप्ट के भी अभी भी जो रजिस्टर्ड हुए हैं नेक्स्ट उसमें, 16 तारीख को हमने रखा, फ्राइडे रखा इस बार, अच्छा। क्योंकि हाँ संडे को कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं तो हाँ, इवैल्यूएट करना अच्छा है इन तो टर्म्स वही, ऑफ दिस। हाँ साहिबू ने भी बोला था कि वो आप फ्राइडे रख के देखो एक आध बार। हम्म। ठीक है, इस बार फ्राइडे रखते हैं।
ये इधर की ज्यादा आ रहे हैं, नाइजीरिया वगैरह के लोग। हाँ, वहाँ के बहुत व्हाट्सएप। ज़्यादा है। इथियोपिया, नाइजीरिया। हाँ, वहाँ कुछ सोच रहा हूँ, लिंक देखता हूँ वहाँ कुछ। हाँ, एक यूनिवर्सिटी में है, मेरे वाइस चांसलर हैं, मेरे जो प्रोफेसर थे स्टैटिस्टिक्स के, वो अब वहाँ पे है नाइजीरिया में, इस वाइस चांसलर इन सन यूनिवर्सिटी। हुँ, उनसे मेरा बात हुआ था, तो किसी से कनेक्ट करवाने वाले थे मुझे। मैंने ओके। उनको भी बोला है, मैंने कहा नहीं तो अपन टाइप कर लेते हैं सर्टिफिकेशन के लिए हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी को, हाँ। पढ़ाएंगे हम ऑनलाइन, जैसे अपग्रेड पढ़ा रहा है, वो IITB से टाइप किया उसने। करेक्ट। तो दैट्स अ अभी गुड आइडिया। है ना, हुँ। तो वहाँ के लोगों को सर्टिफिकेशन भी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। और वो कह रहे थे हम लोग करते हैं जरा बात इस पे, हुआ मैनेजमेंट में बात करना पड़ेगी उनको पहले इसी। अच्छा है, गुड सर। ऐसे नाइजीरिया में कुछ एक आध इंस्टीट्यूशंस आप पकड़ लीजिए, सो इट विल बी अ हाँ, तो नाइस। वहाँ पोटेंशियल बहुत है। मुझे लग रहा है कि शुरू से मैं देख रहा हूँ वहाँ के लोग काफी, क्या डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो बहुत इंटरेस्ट लेते पड़ते हैं इन हाँ, सब ये चीजों से। मोस्टली अगर हम ये सऊदी साइड को निकाल दें तो मोस्टली आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही हैं सारी। हाँ, अभी दुबई का भी अच्छा रिस्पॉन्स आया है मेरे पास। दुबई से भी लोगों का, जो मैंने वहाँ कुछ एनालिसिस वर्क किए थे हॉस्पिटल वगैरह के, तो वहाँ जो स्कॉलर्स ने जो होता है ना जूनियर डॉक्टर्स वगैरह, अभी उनसे अप्रोच किया है, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको आगे स्प्रेड करते हैं चीज़ों को, वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अभी जो रिसेंटली हमने किया है ये नया, इसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, इराक, ये ज्यादा आ रहा है नए वाले कैंपेनिंग ना, ये ज्यादा है। अभी क्या कन्वर्सन पे ध्यान देना है, थोड़ा सा कन्वर्सन होना चाहिए। आपका ऑन एन एवरेज कितना 20% ही है ना? हाँ, 20% है अभी। जो लास्ट उसमें कन्वर्सन जो आया है ना, वो एक तो फॉलो अप भी अपन ने नहीं किया ज्यादा प्रॉपर, अब उसको मैं स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ कि फॉलो अप करवाता हूँ उसको प्रॉपर तरीके से। तो हो सकता है कि जो आ रहे हैं उसका भी 20% अपन को कन्वर्सन रेट आ जाए। हम्म। अभी एक दो हुए थे रजिस्टर्ड पिछले वाले में, पर अभी बेच चालू नहीं किया उनका मैंने, उनका थोड़ा सा रुपये 5-7 लोग हो जाए। हम्म। हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले में मुझे लग रहा है कि कन्वर्सन ज्यादा आएगा, क्योंकि सब एकेडमिशियन है, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको जरूरत पड़ना ही पड़ना है रिसर्च मेथड और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। और प्राइस वाइज भी कम रखा है अपन ने, 5,000 रखा है उसको, 1 मंथ का है, उसमें कन्वर्सन आ सकता है। कौन कौन आ गए, सब पे आ गए, अनिंद्री भी आ गए, प्रेरणा नहीं आए ना, प्रेरणा और कौन बचे हैं, अभिलाष, शैलू। हाँ शैलू बचे। चलिए अपन करते हैं स्टार्ट, हो सकता है वो लोग ज्वाइन करें। तो लास्ट सेशन का वीडियो शेयर नहीं किया है ना? अरे हाँ, आज कर दूंगा मैं जो है ना, ठीक आज सभी मुझे डाउनलोड करना है वीडियो, आज उसको अपन करते हैं। तो just a moment, हमारा डेटा प्रिपरेशन का पार्ट चल रहा है, आज हम आगे बढ़ेंगे डेटा प्रिपरेशन में।
देखिए डिफरेंट फाइल्स को रीड करना तो हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना। सब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आज हम, हाँ कर रहा हूँ, डिफरेंट फाइल्स को रीड करना हम देख चुके हैं, तो वो मैं इस स्क्रिप्ट पे जरूर है, आप लोग एक बार और इसको रन कर लीजिए। पहले अपन ने शुरू में बता दिया था तो यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं उसको। अब जो सेकंड पार्ट है, दैट रीडिंग बिग डेटा एंड क्वालिटिंग इट। हमारे पास बहुत सारे फाइल्स हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा से, और उन सबको हमें मर्ज करना है एक साथ, है ना, कलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक फोल्डर, नेम्स बाय स्टेट करके एक फोल्डर है। ये आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सी फाइल है, मोस्टली टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में एक ओपन करके बताता हूँ आपको। ये उसमें डेटा है, कॉमा सेपरेटेड, ए के एफ 1910 मेरी 14, इस प्रकार से डेटा इन फाइलों में, और सब में सेम कॉलम्स है। कॉलम्स है मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, सिमिलर डेटा है सभी में, जितने भी है टेक्स्ट फाइल। पर इसी फोल्डर में कुछ और फाइल्स भी पड़ी हुई है, जैसे कि एक एक्सेल सीट पड़ी है, फिर कुछ पीडीएफ सीट्स पड़ी है ना? कुछ और भी फाइल्स हैं जो इसके अंदर है। अब मैं सबसे पहले तो मेरा जो पाथ है, यदि मैं आपको दिखाऊं, तो वो पाथ है मेरा डेटा प्रिपरेशन तक बस। तो मैं जो भी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ वो इस फोल्डर से एक्सेस कर सकता हूँ। पर जो names by state is also a name of another folder which is the subfolder of this data preparation. So I have to change the path if I want to read the file from there. Okay, so I will change this path. If I run this, so it is telling the working directory cannot be shared. Let's see why it is telling this. Okay, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा ये फॉर्मेट हुआ है तो डी की जगह ई ड्राइव। अच्छा, पाथ ही चेंज हो गया होगा ना टोटल। ये पाथ मुझे चेंज करना पड़ेगा। पाथ क्या है? ये पाथ, पाथ चेंज करना। ना, वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गया। मेरा नया वर्किंग डायरेक्टरी अब ये नेम्स बाय स्टेट है। अब मैं आपको पहले उस फोल्डर में ले जाता हूँ, है ना। तो वो इसका ऑब्जेक्ट नेम दे रहा हूँ फाइल नेम्स लिस्ट फाइल्स गेट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यू विल सी ये आया, और मैं इस फोल्डर में गया हूँ नेम्स बाय स्टेट में डायरेक्टरी से। और आप देखेंगे फाइल नेम्स कैरेक्टर, यदि मैं दिखाऊं तो यहाँ फाइल्स है, एक्स टेक्स्ट है, एल टी, ये नेम है फाइल के, जो टेक्स्ट फाइल है। 156 टोटल फाइल्स यहाँ पर है सब मिला के, टेस्ट और दूसरी जो फाइलें हैं वो भी आप देखेंगे। CSV फाइल भी है इसमें, data 2222.csv, मतलब सभी जो फाइलें इस फोल्डर में
नियर अबाउट 56 फाइल्स। यदि आप उन फाइल्स को देखना चाहेंगे तो ये फाइल्स हैं, गेटिंग इट। ये हमारे काम का नहीं है, ये लॉग फाइल हमारे काम की नहीं है, ये पीडीएफ हमारा काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, पर टेक्स्ट फाइल हमारे काम के हैं जितने भी। ठीक, हमें इन सब टेक्स्ट फाइल को मर्ज करना है। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट स्टेट्स का डेटा है ये, और इन सब फाइल को एक फाइल में मर्ज करना है हमें। तो हम सी बाइंड वगैरह में कहाँ एक एक करके लिखते रहेंगे, देर आर 50 फाइल्स, मोर देन 50 फाइल्स आती है। तो हमारा ये टेक्निक होता है उसके लिए कि लिस्ट डॉट फाइल्स में हमें पूरी जो उस फोल्डर में लिस्ट फाइल्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाती है। ये लिस्ट मिल गई जिसको हमने फाइल अंडरस्कोर नेम्स के नाम से सेव कर लिया है। अब जो लिस्ट डॉट फाइल्स थी उसमें भी हमें एक पर्टिकुलर फाइल ही चाहिए, है ना। तो यहाँ तक के तो सिंटेक्स वही है, गेट वर्किंग डायरेक्टरी तो हम ले ही रहे हैं जहां से हम उठा रहे हैं। इसके बाद पेटर्न डॉट टीएक्सटी, हमें टीएक्सटी वाली फाइल चाहिए, हमें ये पीडीएफ नहीं चाहिए, हमें सीएसवी नहीं चाहिए। तो हमने एक एट्रीब्यूट बढ़ा दिया इसमें, पैटर्न इज इक्वल टू जो भी फाइल है, जैसे सीएसवी चाहिए तो डॉट सीएसवी लिख देंगे आप इन्वर्टेड कॉमास में, है ना, कोट्स के अंदर, सॉरी। और यदि कुछ और है तो जैसे टेक्स्ट है तो हमने टेक्स्ट भी लिख दिया। क्लियर। तो टेक्स्ट लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो अब मैंने इसको ये लिख दिया। अब देखिएगा मैं फाइल्स नेम आपको दिखाता हूँ। अब जो फाइल्स नेम है खाली टेक्स्ट फाइल है। अब ये सब फालतू के फाइल हट गया है इसमें से, पीडीएफ नहीं आ रहा, सीएसवी नहीं आ रहा, खाली टेक्स्ट फाइल है। और ये 46, 47, 48, 49, 50, 51 फाइल्स है मेरे पास। 46, 47, 48, 49, 50, 51 फाइल्स है मेरे पास। बट इट अब इन 51 फाइल्स को मैं एक साथ मर्ज करूंगा। तो एक फंक्शन होता है एल अप्लाई, भी अपन पढ़ेंगे एल अप्लाई के बारे में। ये लिस्ट में आउटपुट देता है, मुझे लिस्ट देगा, है ना। सो इट विल प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स, जो भी है मेरा, जो भी फाइल नेम्स यहाँ तो खाली फाइल नेम्स की लिस्ट थी मेरे पास। फाइल नेम्स क्या दे रहा है, खाली लिस्ट दे रहा है फाइल के नाम। और रीड डॉट सीएसवी, उन फाइल को मैं सीएसवी के द्वारा रीड करूं तो वो क्या हो गया, उस लिस्ट में डेटा फ्रेम्स आ गए सब, है ना। हेडर है ही नहीं, आपने देखा टीएक्सटी फाइल में कहीं भी हेडर नहीं था, उसमें सीधे से लिखा हुआ था। और स्ट्रिंग एज फैक्टर फॉल्स, सो ये अभी मेरे ख्याल से अब रिक्वायर्ड नहीं है ये वाला एट्रीब्यूट। पहले था, पहले एल्गोरिथम अलग थे, तो पहले फैक्टर के रूप में पढ़ता था ये, अब फैक्टर के रूप में नहीं पढ़ता, पर अपन अभी रेंज देते हैं इसको, हो सकता है इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। स्ट्रिंग एज फैक्टर फॉल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर वाला वेरिएबल है, जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल है, मतलब ये है वो फैक्टर के रूप में ना पढ़े। जनरली पहले क्या होता था, जब भी हम डेटा फ्रेम रीड करते थे इसमें आर में, तो जितने भी कैटेगरिकल वेरिएबल होते थे वो फैक्टर के रूप में आते थे, कैरेक्टर नहीं होता था। अब फैक्टर और कैरेक्टर में डिफरेंस होता है। जब आप डेटा मैनिपुलेशन पे जाते हो तो फैक्टर में से यदि आपके मान लीजिए 3 कैटेगरी थी किसी में, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और आपने ट्रांसजेंडर वाले सब हटा दिए, है ना, ट्रांसजेंडर वाले को आपने कन्वर्ट कर दिया ये मेल या फीमेल में जो भी। अब आपके पास 2 ही है कैटेगरी, पर यदि वो फैक्टर कॉलम है, कॉलम का क्लास जो है फैक्टर है, तो आप भले ही वो ट्रांसजेंडर हटा दे पर वो लेवल 3 ही रहेंगे ना, वो एक भी बार नहीं हो भरे उस कॉलम में, पर वो लेवल तो 3 है, तो एक तीसरा लेवल ट्रांसजेंडर हमेशा बताएगा। तो वो फैक्टर के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, हम डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर पाते, इसलिए स्ट्रिंग जेएस फैक्टर फॉल्स करते थे पहले। जब भी फाइल रीड करते थे तो उसी के अंदर एट्रीब्यूट लिखते थे, रीड डॉट सीएसवी में फाइल का नाम अपने कोट्स में, वो कॉमा करके स्ट्रिंग जेएस फैक्टर फॉल्स पहले लिखा जाता था।
इस पे फिर लोगों ने बोला आर की कम्युनिटी से कि यार ये तो हमेशा लिखना पड़ता है, तो इसको आप डिफॉल्ट में ही फॉल्स कर दो ना। तो फिर उन्होंने उसको डिफॉल्ट में फॉल्स कर दिया, पर यहाँ एल अप्लाई के अंदर है कि नहीं आई डोंट नो। व्हेन वी रीड द फाइल इट डिफॉल्ट फॉल्स। तो मैं इसको यहाँ रन देता हूँ, मैंने ये रन दिया। अब मैंने नाम दिया इसका फाइल्स ऑब्जेक्ट में, है ना। और हम देखते हैं इसका क्लास क्या है। देखिए क्लास जो आएगा ना वो आएगा लिस्ट। अभी ये रन कर रहा है, क्या आ रहा है, लिस्ट। अब ये लिस्ट मिला आपको, है ना। फाइल्स जो है दैट इज द लिस्ट, लार्ज लिस्ट। मैं इसको यहीं दिखाता हूँ, देखिए स्ट्रिंग जैस फैक्टर मैंने फॉल्स कर दिया, सब कैरेक्टर आ रहे हैं। इंटीजर जो जो कैटेगरिकल हैं दे आर इन कैरेक्टर। एक ये सब फाइल v1 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, है ना। तो ये पहली डेटा फ्रेम, ये दूसरी डेटा फ्रेम, ये लिस्ट में तीसरी डेटा फ्रेम, लिस्ट में 40 डेटा फ्रेम, इस प्रकार से। और ये इनके डेटा फ्रेम में वेरिएबल्स v1 v2 v3 v4 v5। तो मुझे ये, यदि मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड को देखता हूँ और रन करता हूँ, और मैं वो सभी जगह हो गया है, डिफॉल्ट में ही हो गया है, वो कैरेक्टर ही लेगा, फैक्टर नहीं लेगा। तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है स्ट्रिंग एज फैक्टर फॉर्म्स। ओके, उन्होंने सभी जगह ओवरऑल कर दिया। तो ये अपने पास सब लिस्ट आ गई डेटा फ्रेम्स की। अब मुझे एक ही डेटा फ्रेम चाहिए, है ना, इस लिस्ट में जितनी भी डेटा फ्रेम है, क्योंकि लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा फ्रेम, मल्टीपल मैट्रिसेस, मल्टीपल वेक्टर, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, रख सकते हैं। लिस्ट ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम हर तरह का मटेरियल लाके रखा जा सकता है ना, हेटेरोजेनस मटेरियल हम रख सकते हैं। अब लिस्ट तो आ गई मेरे पास डेटा फ्रेम की, है ना। अब इस लिस्ट को मैं डू कॉल फंक्शन से, डू डॉट कॉल फंक्शन से बाइंड करूँ इन डेटा फ्रेम्स जो लिस्ट के अंदर है। तो आर बाइंड, और जो फाइल्स है मेरी जितनी भी, ये फाइल्स के अंदर क्या है, ये डेटा फ्रेम्स है, इसको मैं आर बाइंड कर रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा मैंने ये किया। और अब मैं आपको जो, अब मैंने नाम दिया फाइल, पहले फाइल्स दिया था, अब फाइल दिया, क्योंकि अब एक ही फाइल है, पहले बहुत सारी फाइल्स थी। ओके, उस लिस्ट में मतलब फाइल्स है ना, ये डेटा फ्रेम्स थे। अब ये जो फाइल आई है देखिएगा, इस फाइल में 55,52,452 ऑब्जर्वेशन है। मतलब यहाँ हर एक जो अपनी फाइल थी, डेटा फ्रेम फर्स्ट थी, उसमें 26,163 थे, सेकंड में 1,25,093 थे, थर्ड में 94,965 थे। ये सब एड ऑन हो गए और एक नई फाइल बन गई। ये फाइल में आपको देखिएगा, ये 5 वेरिएबल, सभी में 5 वेरिएबल थे, और ये बन गई, एक सिंगल फाइल में आ गया। अब मैं यदि इसका व्यू करूं, तो मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, तो मुझे व्यू होती है फाइल। देखिए ये फाइल आ गई मेरे पास, सब मर्ज हो गया एक साथ। जनरली क्या होता है, अपने पास डिफरेंट सिटीज से डेटा आ रहा है किसी ऑफिस में, डेटा तो सिमिलर होता है एक्सेल शीट में, है ना। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेटा जनरेट किया उन्होंने, हमें बहुत सी फाइल्स मिली, है ना। डेटाबेस से भी ऐसा होता है कि अलग अलग सिटीज की फाइल अलग अलग उसमें मिलती है, और उनको मर्ज करना रहता है एनालिसिस को पहले। तो हमारा ये प्रोसेस काम आता है मर्जिंग के लिए। अब मैं, क्योंकि इसमें हेडर नहीं है, अब मैं हेडर, मुझे मालूम है कि क्या हेडर होना चाहिए। पहले में तो स्टेट का नाम है, दूसरे में जेंडर है, तीसरे में ईयर है, थर्ड में नेम है ऑफ द पर्सन एंड काउंट, है ना। ये है, ये मैंने डाल दिया। तो अब आप देखेंगे, दोबारा व्यू करते हैं, तो हमारे को यहाँ पे स्टेट, जेंडर, ईयर, नेम एंड काउंट, ओके, ये हमारे पास डेटा।
इस प्रकार से हमने इसको मर्ज किया। तो ये जो कोड्स हैं आपके काम आएंगे हमेशा, है ना। कॉपी पेस्ट करके आप काम चला सकते हैं। अब जो फाइल का है वो डेटा फ्रेम है, इट हैज बीन कन्वर्टेड इन डेटा फ्रेम। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो था कि हाउ टू रीड द फाइल्स, तो वो तो आपको पहले करवा चुका था। सेकंड पार्ट अपन ने देखा हाउ टू collating the files, big data, how we could collate. Third one is modifying existing data in base R and treating missing values and outliers. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम डेटा लेते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस होता है डेटा की क्लीनिंग करना, है ना। अब क्लीनिंग में कुछ एक प्रोसेस और आती है, पहले हम उसकी भी बात करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ क्योंकि जो चीजें हैं ट्रिम्स करके फंक्शन आता है, लेकिन उसका सिंटेक्स देखता है। ट्रिम्स, TRIMBS, ट्रिम्स करके एक फंक्शन, ये मैं आपको बता दूं, इसको समझिएगा क्योंकि ये हमें कई बार बहुत जरूरत पड़ता है। मैं एक वेक्टर बनाता हूँ छोटा सा। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, मैं इधर ही एक वेक्टर में बनाता हूँ x के नाम से। और देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये कौन बना, हमें इसका टेबल देखते हैं। ये इंडिया, ये भी इंडिया और ये भी इंडिया, स्पेलिंग सेम है, मतलब वो लोअर केस अपर केस सेम है, ये सब इंडिया में, पर ये अलग अलग कैटेगरीज हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू वाइट स्पेस, कहीं ना कहीं मैंने जगह छोड़ दी है। यहाँ तो सही लिखा है, इस इंडिया में मैंने शुरू में एक वाइट स्पेस छोड़ा है, यहाँ मैंने शुरू में लास्ट में छोड़ा है, या लास्ट में छोड़ा है वाइट स्पेस। तो ये जो इंडिया है जो करेक्ट लिखा है वो एक ये है, और एक दो फ्रिक्वेंसी बता। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हमें इस वाइट स्पेस को हटाना है, तो वी हैव ए फंक्शन प्रिंट्स। मैं इसको y नाम से सेव करता हूँ कि आप समझ पाएंगे डिफरेंट है। और मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं टेबल ऑफ y लिखता हूँ।
समझ में आया? हम्म। हाँ जी, क्लियर है बहुत। सर। ये बहुत जगह होता है ना? ये प्रॉब्लम रहता है, कई बार स्पेस आ जाता है और हमें कैटेगरीज कई बार दिखती हैं, है ना? दूसरा जो टास्क आता है लोअर केस और अपर केस की बात आती है कि यहाँ देखिएगा कि यहाँ आपका लोअर केस में है या टोटल अपर केस में है या रेगुलर। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? यदि आप इन सबको एक कर देंगे तो एक ही इंडिया है वो तो, है ना? लोग लिखते हैं कुछ चीजें इस प्रकार से, तो ये भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिएगा टू अपर मेथड ये हम यूज कर सकते हैं इसको अपर केस में बदलने के लिए। लोअर में चाहे तो टू लोअर हो जाएगा, है ना? टू लोअर मेथड। और स्ट्रिंग टू टाइटल, ये अलग, कन्वर्ट फर्स्ट लेटर टू एवरी वर्ड अपर केस इन आर प्रोग्राम। स्ट्रिंग टू टाइटल, तो ये फंक्शंस हैं हमारे, स्ट्रिंग टू टाइटल, टू लोअर, टू अपर। तो हम करके देखते हैं सभी चीजों को, है ना? सो मैं और कुछ नाम ले लेता हूँ। अपन सीधे ही फंक्शन रख देते हैं टू लोअर, अपन डायरेक्ट आउटपुट ही देखेंगे। टू लोअर वाई, तो टेबल नहीं बनेगा, तो मैं इसको डी नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं टेबल देखता हूँ डी का। अब देखिएगा सभी लोअर केस में कर दिए उसने, इंडिया 7 टाइम्स हो गया। ऐसे ही मैं ऊपर कर सकता हूँ, तो वाई को ही कर रहा हूँ। वाई अपना था स्मॉल इंडिया कैपिटल इंडिया से, और इसका टेबल देखता हूँ। क्लियर? एक और वो था स्ट्रिंग टू अपर ना, str टू टाइटल। वर्क करता है, एरर देगा मुझे लग रहा है। लाइब्रेरी रन करनी पड़ेगी, स्ट्रिंजार। स्ट्रिंजार लाइब्रेरी के थ्रू रेगुलर में कन्वर्ट होगा, so we install that library। रन कर देंगे। देखिए ये पार्ट समझ में आ गया आपको? जी क्लियर है सर।
पहली चीज रिमूविंग वाइट स्पेस, ये बहुत जरूरी होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ डेटा। तो मैंने इस स्क्रिप्ट में इंक्लूड नहीं किया था। एंड वाइट स्पेस में रिमूविंग करना, और दूसरा जो था कन्वर्टिंग, ये मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। रेगुलर बोल सकते हैं या सेंटेंस केस भी बोल सकते हैं। ये अपना हो गया। दिस द वेरी फर्स्ट प्रोसेस हमें ये करना पड़ता है क्लीनिंग में। मोस्टली ये होता है डेटा के साथ। बाकी स्पेलिंग वगैरह चेंज करना वो तो बात की चीजें हैं, कई बार स्पेलिंग भी अलग लिखी होती हैं, वो तो अपन आगे देख लेंगे। अब बात करेंगे मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा इन बेस आर एंड ट्रीटिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलेट्स। अपन बिना लाइब्रेरी के यूज किए आर की अप्रोच से मिसिंग वैल्यूज और आउटलेट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। हम डेटा ले रहे हैं आर्थराइटिस, तो हमें वीसीडी लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी। वो आर्थराइटिस डेटा से आप सभी ऑलरेडी अवेयर हैं। ये आईडी है, ट्रीटमेंट है, सेक्स है, एज है। हम आगे आते हैं। मान लीजिए हमें कोई एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है? तो आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं उसमें। अब कोई नया कॉलम ऐड करना है और आपको वो कॉलम जो ऐड करना है वो कॉलम में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब देखते हैं, करते हैं। जो यहाँ एक्चुअली मैंने जो आर्थराइटिस है उसको एनवायरमेंट में नहीं लिया है, खाली रन कर दिए तो वो ऑलरेडी एनवायरमेंट में आ गया, तो मैं उसी को ले रहा हूँ आर्थराइटिस को। उसको कोई ऑब्जेक्ट नेम नहीं दिया है ना। और डॉलर में एक न्यू करके लिख देता हूँ। मैं इसको यदि रन करता हूँ, देखिए क्या होता है। नल, नल दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आर्थराइटिस डेटा को कोई नाम देता हूँ, ठीक। और फिर मैं एमडी में एक नया कॉलम न्यू डाल देता हूँ। अब मैं एमडी व्यू करना चाहूंगा, इसको ठीक कर लूँ। हाँ, एमडी ये है मेरा। पांचवी कॉलम, नया कॉलम एड न्यू, नल। अब मुझे यहाँ चाहिए साहब एक कॉलम चाहिए, और कॉलम ऐसा चाहिए इसमें कोई भी वैल्यू ना हो, कोई भी वैल्यू ना हो। 84 ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी वैल्यू ना हो मतलब जीरो रख सकते हैं हम इसमें। मैंने खाली न्यूमरिक रखा, तो यहाँ मुझे देना पड़ेगा कि भाई कितना चाहिए। 84 चाहिए। तो अब मैं आपको एमडी दिखाता हूँ, देखिए। न्यूमरिक जब भी फंक्शन हम लेते हैं वो जीरो इंसर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। 84 रोज थी, 84 मैंने अंदर लिखा, 84 रोज में इसने जीरो इंसर्ट कर, ठीक है। एक तो ये तरीका।
नया कॉलम बना लिया जिसमें सभी वैल्यू 0 है, बाद में उसमें जो वैल्यू भरना होगी भरी। दूसरा तरीका है कि हमें पिछले कॉलम की हेल्प से जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें कुछ गुणा भाग करके नया कॉलम डेवलप करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो मान लीजिए एज, हमारे पास एक कॉलम है इसमें पेशेंट की एज का, जो कि न्यूमरिक है। हम इसकी लॉग वैल्यू, एज की लॉग वैल्यू, है ना, लॉगरिथम फंक्शन यूज कर रहे हैं, लॉग वैल्यू का एक अलग कॉलम बनाना चाहते हैं एज की लॉग वैल्यू का। तो लॉग इज ए फंक्शन, लॉग एमडी डॉलर एज, इसकी लॉग वैल्यू शो करेगा हमें, और इसको नए नाम से हम हमारी डेटा फ्रेम में लाना चाह रहे हैं। लॉग अंडरस्कोर एज नाम का कॉलम नया बनेगा। तो एमडी डॉलर लॉग अंडरस्कोर एज, लॉग एमडी डॉलर एज। मैं इसको रन करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। तो लॉग अंडरस्कोर एज करके एक कॉलम बन गया है, जो जो एज है इनकी लॉग वैल्यूज है। व्हाट इट, ये एक नया कॉलम म्यूट, इसको बोलते हैं म्यूटेशन, म्यूटेट होना, पिछले कॉलम की हेल्प से नया कॉलम बनना। ये म्यूटेशन नहीं था, न्यू कॉलम, ये तो प्योर नया कॉलम है ना। इट इज नॉट ए म्यूटेशन, दिस वन इज म्यूटेशन। हम आते हैं वापस इसी पे। मान लीजिए हम एक नया कॉलम बना रहे, और वो कॉलम हम इम्प्रूव्ड और आईडी को पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट 0, तो दोनों साथ में आ जाए। पहले जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो आ जाए, सम, नन एंड मार्ग, और उसका आईडी आ जाए सामने। इस तरह का हमें मान लीजिए डेटा चाहिए, और न्यू कॉलम के नाम से मैं उसको नया कॉलम बना रहा हूं। ठीक, ये भी म्यूटेशन है, दो कॉलम को कॉन्केटिनेट किया। देखिए, सम 57, नन 46, नन 47, मार्क 17, है ना, ये कॉन्केटिनेट कर दिया। सर ये म्यूटेट हो रहा है तो आपने पहले म्यूटेट इटसेल्फ इज अ फंक्शन आल्सो ना, आपने म्यूटेट। हाँ, वो डीप्लायर के फंक्शन, यहाँ अपन आर बेस से कर रहे हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है हेडिंग में, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा इन बेस आर। हम कोई लाइब्रेरी की मदद नहीं ले रहे इसमें, है ना। भाई दो प्रकार से होता है, एक आर बेस का भी अप्रोच होता है कुछ बिना पैकेज के, ओके, और विद द हेल्प ऑफ पैकेज वी कुड डू दैट थिंग, है ना। राइट। तो ये कन्वेंशनल अप्रोच एक प्रकार की, हम ऐसे कर सकते हैं, बेस के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। हमें कहीं से नई लाइब्रेरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। और सर ये न्यूमेरिक जैसे आपने बताया कि इसमें हमने एक नया कॉलम ऐड किया, हम्म। तो इसमें अगर टेक्स्ट करना चाहे तो टेक्स्ट भी हो सकते हैं। हाँ, आगे अपन कुछ भी रख सकते हैं। क्या होता है जब हम कोई नया कॉलम म्यूटेट करते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ तो छोटा डेटा 84 ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए इस तरह का कोई डेटा होता, 5 लाख, 55 लाख और इस तरह का, और आप उसमें कुछ कैलकुलेट करके म्यूटेट कर रहे होते कॉलम, तो ये बहुत लंबा टाइम लेता। हम्म, तो हम क्या करते हैं, आप देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपने देखोगे पिल्लर भरा जाता है मकान में, जो पिल्लर होता है, हम्म, तो एक तरीका होता है कि आप छोटे छोटे ऐसे सपोर्ट लगा देते हैं चारों तरफ, वो पिल्लर भरा, है ना। हम्म, इसके बाद वो सूख गया तो वो सपोर्ट आपने ऊपर लगा दिए, फिर आपने पिल्लर पे माल भरा, ऐसे करके आप पार्ट में भी कर सकते हैं उसको। हम्म, तो जब हम न्यूमरिक नहीं ले रहे हैं, न्यूमरिक कॉलम नहीं बनाया और नया कॉलम म्यूटेट कर रहे हैं,
तो वो पूरा स्टडी करके एक एक सेल को भरता है, हर एक सेल को नए कॉलम के अंदर भरता है। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यदि मैं मान लीजिए पूरे जो कॉलम है उसके चारों तरफ की जो बॉर्डर्स हैं वो पहले लगा दूं और एक साथ माल भर दूं, वो जल्दी होगा काम, हाँ। है ना। तो मैंने एम्प्टी उसका जो क्यूबाइड है वो पहले बना लिया, है ना, ओके। और फिर माल भरा। तो न्यूमरिक जब हम फंक्शन लेते हैं तो एम्प्टी क्यूबाइड बना देता है एक कॉलम। तो कॉलम बनाने की उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ती है वहां पे बार बार, है ना। ओके। तो वो एक साथ खाली उसके अंदर वैल्यू डाल देता है, तो प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ठीक है, राइट राइट। ओके सर। तो ये अपन आगे देखेंगे प्रैक्टिकली, और मैं टाइम भी कैलकुलेट करके बताऊं कि कैसे होता है, फास्ट कैसे होता है काम, है ना। ओके सर। ये अपन देख चुके आईडी। अब मान लीजिए मैं एक और नया कॉलम बना रहा हूँ। वो नया कॉलम 40 साल से ज्यादा कम वाले लोग जो हैं, लॉजिकल है, एमडी डॉलर एज लेस देन 40, यदि मैं खाली इतने को रन करता हूँ तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा मेरे पास, लॉजिकल। व्हाट इट, भाई जो 40 से कम है वो ट्रू, जो 40 से ज्यादा है वो फॉल्स। व्हाट इट। यस। और इसको जब न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बाइनरी देगा 0 1 में। व्हाट इट, मैं नए कॉलम में ये चीज चाहता हूँ 0 एंड 1, ठीक है। और उस कॉलम का नाम रखा हूँ 40 अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर 40 अंडरस्कोर इंडिकेटर, ये कुछ भी नाम रख सकता हूँ, XYZ मैंने ये रख दिया, है ना। और मैं इसको रन, और यदि मैं इसको व्यू करता हूँ तो आप देखिएगा बन गया नया कॉलम। व्हाट इट, दिस इज आल्सो म्यूटेशन, तो पिक्चर कॉलम की हेल्प से बनाया। व्हाट इट। यस सर। तो ये नए कॉलम हम कैसे क्रिएट करते हैं, म्यूटेट करते हैं, ये अपन ने देखा। अब हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस हैं आर में, जो, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाना चाहूंगा, फॉर लूप और ये सब, है ना। तो उसके लिए मैं एक नया स्क्रिप्ट लेता हूँ। वो पार्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग फॉर लूप और इस तरह के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग इन आर। Decision making is an important aspect in any programming language. It helps to take a different path in the code based on the dynamic results. है ना, हमें कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें अलग अलग मिल सकते हैं. This helps a lot in process automation kind of stuff. Where at the some point in the process there could be multiple separate paths and the state at that point decide the path to be taken. हमारे पास हम कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को लगाते हैं तो यस और नो हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो हमें यस के साथ जाना है या नो के साथ जाना है, दिस इज द डिसीजन मेकिंग। वी हैव द ऑप्शन,
we are inputting something, in the output we are getting some option, so we have to select any one option. So that is the decision making process. ठीक है, तो जैसे if है, if कंडीशन लगाया हमने, फिर if else कंडीशन होता है, स्विच होता है, if else ऐसे कंडीशंस होते हैं. अभी अपन आगे देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे. तो जो डिसीजन मेकिंग आर में होती है वो इफ स्टेटमेंट होती है, एल्स स्टेटमेंट होती है, एल्स इफ स्टेटमेंट होती है, स्विच होती है, लूप्स हम लोग यूज करते हैं, रिपीट लूप्स होता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट. ये सब हमें स्टडी करना है. अब हम बात करें डिसीजन मेकिंग में, तो decision making strategy require a programmer to spy one or more conditions to be evaluated, tested by the program, along with the statement of statements to be executed if the conditions determined to be true, and optionally there is other. तो या मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. जैसे तो ये हमने कोई भी वो डाला, कंडीशन यहाँ रखी है कि यदि x is greater than 40 या smaller than 40, है ना, तो we will write it's he is young. So if condition is true, तो ये कोट कर देगा, वो लिख देगा कि ही इज यंग. और यदि वो 40 से बड़ा है तो फॉल्स में चला जाएगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि हमने वहां उसको इंडिकेट नहीं किया कि अब क्या करना है. यदि वो 40 के बराबर है, उससे बड़ा है, तो क्या करना है, हमने कुछ नहीं दिया, तो वहां कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा. और ये एक प्रकार का हो गया. यदि हम इसमें एल्स लगा दें, इसमें यदि एल्स वाला कंडीशन लगा दें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ उसको, प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा. मैं खाली इसको प्रैक्टिकली लेते हैं. Where is that file? I will fetch that file from there. So where is that file? I think that this is okay. This is the decision making. I will share this with also. Decision making or deciding the order of execution of statements based on a certain conditions. In decision making, programmer needs to provide some condition which is evaluated by the program. Along with it, they are also provided some statements which are executed if the condition is true, and optionally other statements if the condition is evaluated to be false. So that decision making statements, we have if statement, if else statement, else if later statement, nested if else statement, and switch statement. तो पहले हम बात करेंगे if statement की. यहाँ जो if है वो एक कीवर्ड है. tells compiler, बोलता है कि दैट दिस इज अ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. यदि हमने इफ लिख दिया तो उसका मतलब है कि कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है. एंड द कंडीशन फॉलोइंग द कीवर्ड इफ द ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, है ना, जो भी कंडीशन है हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे ऐसे, है ना, जो कि ट्रू चाहिए हमें. If the condition is true, the statement gets executed. If the condition is false, then the statement does not get that executed. तो जो स्टेटमेंट आप यहाँ लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में, इसके बाद वो ट्रू होगा तो वो कंडीशन, यदि ट्रू है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, यदि ट्रू नहीं है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी. ठीक है, जैसे मैं एक आपको ए लिख रहा हूँ 46 और बी लिख रहा हूँ 67. ये मैंने दो वेक्टर लिए. If A is greater than B, if A is greater than B, this is my condition. यदि A B से बड़ा और यहाँ A B से बड़ा है, तो जो C है that will be output of this operation A minus B, जो भी C आएगा इनका डिफरेंस ले, और कंडीशन A is greater than B is true, ऐसा लिख दें, है ना. अब A is greater than B, कंडीशन A is greater than B is true, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इससे, है ना, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है. और प्रिंट करवा रहा हूँ पेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज करके, और इसके बाद जो भी है सी जो मेरा आ रहा है वो डिफरेंस आ जाएगा. तो देखिएगा, पहला कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू एंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 9, है ना. यहाँ मैं यदि नंबर बदल देता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और बी को बड़ा कर देता हूँ,
अब मैं देखता हूँ इसको, मैंने इसको रन नहीं किया, अब मैं इसको रन कर, क्या दिया कुछ आउटपुट, इसने कुछ आउटपुट दे रहे हैं। पहले मैं इसको रन कर रहा था तो ये आउटपुट दे रहा था। अब रन कर रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, 47 छोटा है 67 से, जबकि मेरा कंडीशन था ए इज ग्रेटर देन बी। गॉट इट? आगे समझ में? अब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उसका कुछ आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको यही बताया था कि ये कंडीशन यदि फुलफिल होती तभी ये आउटपुट देना, अदरवाइज नहीं देना। गॉट इट? तो सर इसको फॉल्स आना चाहिए था ना। नहीं, मैंने बोला ही नहीं कि फॉल्स बोले, मैंने, भाई मैं उसको बोलूंगा तब वो फॉल्स बोलेगा। ओके। मैं ट्रू बोलने के लिए बोला था मैंने उसको, है ना, प्रिंट करवाया था इस ट्रू। ये तो एक मेरा एक स्टेटमेंट था जो मैंने करवाया था, इससे कहलवाया था कि भाई ऐसा बोल देना, ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू। ओके। जब मैंने उसको कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि भाई तुझे कुछ बोलना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं, तो वो नहीं बोलेगा, है ना। बड़ा आज्ञाकारी रहता है ये डिसीजन मेकिंग, जितना ओके बोलेंगे उतना ही बोलेगा वो, है ना। ओके सर। अब फॉल्स कंडीशन की मैं बात करूं, फॉल्स कंडीशन में मैंने जैसे यहीं पे बता दिया आपको, वैल्यू चेंज करके, यदि वैल्यू नहीं चेंज करता तो मैं ये वाला चलाता, है ना। अब यहाँ पर तो ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि 47 छोटा है 67 से, तो ए इज स्मॉलर देन बी, तो यहाँ भी ये देगा, आउटपुट देगा हमें। पर यहाँ यदि मैं अगेन 87 कर दूं या कुछ और, है ना, और फिर इसको रन करके और अब इस वाले को रन करूं तो ये कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मैंने बोला ही नहीं भैया यार यदि उल्टा हो जाए तो कुछ बोलना। अब नहीं बोल रहा है, खाली उसको प्रिंट कर दिया जो सिंटेक्स था। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं चाहता हूं कि भैया ये कंडीशन यदि फॉल्स होती तब भी ये कुछ बोले, खाली ट्रू में ही नहीं, कंडीशन यदि फॉल्स हो रही तब भी बोले, तो इफ एल्स स्टेटमेंट होगा इसमें। इफ एल्स प्रोवाइड्स अस विद एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक that which gets executed if the condition for a block is false, है ना, false होने पर भी वो बोलेगा। if the condition provided of it if block is true then the statement within if block gets executed as the statement within the else block is executed। स्टेटमेंट जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट में होता है, कंडीशन जो होती है वो पैरेंथेसिस में राउंड ब्रैकेट्स में होती है, याद रखिएगा। तो ये जो कंडीशन है ये हमने डाली है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये वाला हो जाएगा, और जो एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा है यदि फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट बोलेगा वो। क्लियर? संगीता जी आ रहा है समझ में आपको? सर अपने ब्रैकेट का एक बार फिर से मुझे बता दें, क्या बोला आपने? देखिए, राउंड ब्रैकेट इज फॉर कंडीशन, जो ओके। भी कंडीशन दे रहे हैं, जो हम कंडीशन हमारी ट्रू या फॉल्स जो भी होगी, ओके। यदि ये कंडीशन हमारी ट्रू होती तो पहला जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया वो वाला स्टेटमेंट एक्टिवेट करेगा ही। ओके। यदि फॉल्स होती है तो जो एल्स के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया है ना स्टेटमेंट के लिए, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके। क्लियर हो गई चीज आप यस लोगों सर। को? यस। अब मैं वापस से वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए 83 बी 76, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका तो पहले मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, है ना, ए माइनस बी, और यही चीजें मैं लिख रहा हूँ। एल्स सी, यहाँ भी मैं डिफरेंस ले रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रिंट कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, है ना, और वो प्रिंट भी करवा रहा हूँ मैं दोनों केसेस में। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, पहले इनको रन कर दूँ। 83 76 और देखिएगा 83 76, सो ट्रू बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब यदि मैं इसको 83 की जगह 63 कर दूं या 73 कर दूं, छोटा हो गया है, और अब मैं इसको रन करता हूं
अब Okay. फॉल्स वाली कंडीशन दे रहा हूँ, हम्म, और अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। इफ x is greater than 0, ये कंडीशन कर्ली ब्रैकेट में मैं डाल रहा हूं कि ये प्रिंट करे इट इज पॉजिटिव। ओके, अरे समझ में? yes sir. थोड़ा इजी किया है मैंने उसको। और x में ले रहा हूं यहाँ पे 7, और मैं इसको रन करता हूँ। यदि x 0 से बड़ा है तो ये बोलेगा पॉजिटिव है। क्या दिया इसने रिस्पॉन्स? इट इज पॉजिटिव दिया। Yes sir. यदि मैं इसको 0 कर देता हूँ और फिर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करता हूँ तो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है, खाली उसको प्रिंट कर दिया उसने। दिया क्या आउटपुट? जो ब्लैक में आ रहा है वो आउटपुट है, यहाँ नहीं दिया है क्योंकि मैंने उसको कुछ मेंशन ही नहीं किया है। यदि मैं नेगेटिव भी कुछ लिख देता हूँ तो भी ये कुछ आउटपुट नहीं देगा, है ना। हाँ, मैं पॉजिटिव कोई भी नंबर लिखूंगा ये आउटपुट देगा, इट इज पॉजिटिव देगा। ठीक है, Yes sir. चलिए अब मैं एल्स कंडीशन लगाता हूँ इसमें, देखिएगा। एल्स के बाद कर्ली ब्रैकेट और फिर एंटर दबाएंगे। हमेशा हमें इस तरीके से लिखना है, एल्स इट इज नॉट पॉजिटिव। ओके, अब मैं यहाँ पे यदि 0 लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ, क्या दे रहा है? इट इज नॉट पॉजिटिव, करेक्ट। हाँ, यदि मैं कोई पॉजिटिव नंबर लिखूंगा तो इट इज पॉजिटिव देगा। यदि मैं 5 लिख देता हूँ तो पॉजिटिव देगा। यदि मैं नेगेटिव लिखूंगा तो भी इट इज नॉट पॉजिटिव देना चाहिए, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? Yes sir. सर कर्ली ब्रैकेट के बाद हम सीक्वेंस में तो पूरा लिख सकते हैं, उसको नीचे एंटर करके लिखना है। हाँ, ये थोड़ा समझ में आता है हमें, अच्छा, इसलिए हम सीक्वेंस लोग के इसको, पर्पस है। ओके। हाँ, हमेशा कर्ली ब्रैकेट वाले एंटर लगाइएगा आप, है ना। हम्म। अब मैं इसमें ये चाहता हूँ कि 0 के लिए अलग बताए और माइनस वैल्यू के लिए अलग बताए, तो मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ, जब भी इफ लिखूंगा मैं, है ना, जब भी इफ लिखूंगा मुझे मतलब पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगी इफ के बाद, है ना, कंडीशन देना पड़ेगी। तो मैं कंडीशन दूंगा यहाँ x इज स्मॉलर देन 0, उस मोमेंट पे बोले ये इट इज नेगेटिव। ओके, ओके। और बाकी या तो अपन इक्वल टू 0 पे बोल दें इट इज सॉरी इट इज नेगेटिव एल्स इफ पे, और एल्स में अब जो बाकी बचा 0 ही बचा अपने पास, क्या बचा? 0 बचेगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो बाकी के लिए बोले इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। गॉट इट? अब हम देखते हैं ये रन करता है कि नहीं करता। क्या हो गया भाई, कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने? गड़बड़ यहाँ हो गया मेरे ख्याल से। एलसीएफ में स्पेस चाहिए। देखिए नेगेटिव आया, -5 लिखा था, आ रहा है आप लोगों को समझ में? भाई पहला कंडीशन
दूसरा कंडीशन मुझे डालना है भाई, और भी कंडीशन है तो मैं एल्स इफ करके डालूंगा। जहां भी इफ लिखूंगा वहां मुझे पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखना है। जहां खाली एल्स आ रहा है वहां खाली स्टेटमेंट देना है। दो चीजें होती हैं, कंडीशन एंड स्टेटमेंट। कंडीशन फुलफिल होगी तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसको करेगा। यदि फुलफिल नहीं होगी तो एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट फुलफिल करेगा। तो गॉट इट। तो यहाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये स्टेटमेंट, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इधर चला गया ये। अब इसमें भी ये वाली कंडीशन लग गई, इस कंडीशन की फुलफिल होने पे ये स्टेटमेंट, और ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट। व्हाट इट। Yes, sir. यदि मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, देखिए हो गया। हम्म, यदि मैं पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ, अब क्लियर हो गया। yes, sir. तो ये कंडीशन के हिसाब से चीजों को ले लेता है। ओके, अभी से क्लियर हुआ है ना। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। अभी हम इसमें आगे बहुत देखेंगे चीजें, है ना। तो यही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब इफ एल्स लेडर में आपको बता ही चुका हूँ, अभी जो था वो लेडर ही बताया था मैंने, इफ एल्स 0 और 1 वाला, है ना। यहाँ थोड़ा सा टफ दे दिया था मैंने, ए बी से क्या समझ में नहीं आता। नेस्टेड भी होता है, एक के अंदर दूसरी कंडीशन फिर दूसरे के अंदर तीसरी कंडीशन, इस तरह से भी डाला जाता है। पर अपन भी अभी इतने ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो दिक्कत हो जाता है, उससे ज्यादा स्विच भी अपन को नहीं पढ़ना है। हाँ, अपन लूप और वाइल लूप पढ़ेंगे, वो मैं जब जरूरत पड़ेगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी अपन उस चीज को नहीं कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे फॉर लूप और वाइल लूप ना, रिपीट लूप भी है, स्विच स्टेटमेंट में जाएंगे। रिपीट लूप भी ज्यादा यूज नहीं होता है, हम लोग फॉर और वाइल लूप की बात करें तो ज्यादा अच्छा। देखिए वाइल लूप कहाँ यूज होता है, फॉर लूप कहाँ यूज होता है, रिपीट लूप अपन बाद में डिस्कस करेंगे। देख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो करवा भी सकते हैं। While loop is in R is used when the exact number of iterations of loop is not known beforehand. हमें नहीं मालूम कि हमें कितने बार iterate करना है। It executes the same code again and again until a stop condition is made. जब तक कि उस कोड को चलाता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन एंड नहीं होती। While loop checks for the condition to be true or false n+1 times करता है rather than n times. This is because while loop checks for the condition before entering the body of the loop. लूप की बॉडी में जाने के पहले वो चेक करता है उस कंडीशन। समझेंगे धीरे धीरे। हाँ, सो जब वाइल लूप या फॉर लूप हम लेते हैं तो जो भी एक्सप्रेशन है टेस्ट एक्सप्रेशन आएगा पैरेंथेसिस में, राउंड ब्रैकेट्स में, और कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट आएगा और अपडेट एक्सप्रेशन आएगा। ये दो चीज आती हैं, हम समझते हैं इसको। मान लीजिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि रिजल्ट करके एक मैंने वेक्टर बनाया, हेलो वर्ल्ड ना। यदि मैं रिजल्ट आपको शो करूंगा तो हेलो वर्ल्ड लिखेगा, ठीक है। और आई जो है पोजीशन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आई 1 है। मैं वाइल लूप टेस्ट एक्सप्रेशन में कर रहा हूँ, वाइल लूप में बना रहा हूँ आई इज स्मॉलर देन 6, ये कंडीशन में डाला है। यदि आई 6 से छोटा है तो प्रिंट रिजल्ट, इस रिजल्ट को प्रिंट कर, रिजल्ट यानी हेलो वर्ल्ड। और अपडेट एक्सप्रेशन तो 1 से स्टार्ट करेगा क्योंकि आई मेरा 1 है, उसको अपडेट करेगा। ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन है और ये अपडेट एक्सप्रेशन है। अपडेट करेगा i+1, तो जो 1 है उसके बाद सेकंड बार करेगा, फिर थर्ड बार करेगा। और यहाँ कंडीशन दिया 6 के पहले रुक जाना है, 5 तक जाएगा, है ना। देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार इसने प्रिंट कर दिया।
ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट वो करता हूँ कि रिजल्ट 1, मैं 1 ले रहा हूँ, है ना। पहले हेलो वर्ल्ड लिखा था, अब मैं 1, रिजल्ट जो है वो 1, और आई भी 1 से स्टार्ट होगा, इटरेशन जो चालू होंगे वो 1 से होंगे। और वाइल लूप में मैंने कंडीशन वही डाली है, प्रिंट रिजल्ट को प्रिंट करेगा जो भी रिजल्ट है, यदि 6 से कम है। उसके बाद में कुछ अपडेट कर रहा हूँ उसमें कि 1 बढ़ जाए तो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, है ना। रिजल्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, रिजल्ट +1 हो जाएगा। जो पुराना रिजल्ट था, जो रिजल्ट था मेरा 1, वो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चेंज होता चला जाएगा। और देखिए 1 2 3 4 5। तो जहाँ हमें ये नहीं मालूम कि कितने बार इटरेशन हो रहा है, तो हमें वो कंडीशन में डालना पड़ेगा कि कितने बार करना है, कहाँ तक वो जाएगा। ठीक है, ये वाइल लूप है। फॉर लूप बहुत ज्यादा यूज होता है। For loop in R is useful to iterate over the elements of a list, data frame, vector, matrix or any other object. इसमें हमें मालूम रहता है कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने लेंथ है, तो उतने बार वो इटरेट कर देगा। It means the for loop can be used to execute the group of statements repeatedly depending upon the number of elements in the object. है ना, कितने उसमें एलिमेंट है उसके हिसाब से वो इटरेट करता चला जाएगा। It is an entry control loop, है ना। It is in this loop the test condition is tested first. पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, देन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड, फिर वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। द लूप बॉडी वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स। यदि वो टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसको फिर इटरेट नहीं करता है, वहीं ब्रेक कर देता है, बंद कर देता है। तो यही सेम चीज है कि भाई वेरिएबल इन वेक्टर एंड द स्टेटमेंट्स। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज थोड़ा सा। सो आई इन 3:7, 3 से 7 के बीच में। 3:7 में क्या होगा, ये 3 से 7 तक के मेरे पास इंटीजर आ गए। सो आई इज द पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन पे 3, सेकंड पोजीशन पे 4, इस प्रकार से। और प्रिंट आई स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर करेगा। तो देखिएगा क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, गॉट इट। ये लिस्ट है, ये मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर पे मैंने लूप चलाया और सबका स्क्वायर करवाया। ओके, तो कई बार क्या होता है कि फंक्शन फर्स्ट उस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी पे नहीं हो रहा था, हमें लूप लगाना पड़ेगा कि सब पे चाहिए हमें, है ना। फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई। अब ये मैंने एक लिस्ट बनाया, अभी तो वेक्टर था, अब मैंने लिस्ट लिया हूँ, तो लिस्ट ये है मेरा, लिस्ट में मैं अप्लाई करता हूँ, है ना। लिस्ट है मेरा 49210। तो आई इन एक्स प्रिंट आई, मुझे खाली इसको प्रिंट करवाना है। देखिए लिस्ट को यदि मैं वैसे प्रिंट करवाता हूँ कन्वेंशनल अप्रोच में, तो इस प्रकार से प्रिंट करती है वर्टिकल, और जब मैं लूप के थ्रू करवाऊंगा तो देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस तरीके से प्रिंट कर रहा है हर एक को सेपरेट 1 9। ओके, अब मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ दूसरा, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ स्क्वायर फॉर्म में। तो ये वेक्टर पे प्रिंट कर, है ना। -8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये फॉर लूप है, हम इसको आगे देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है। नेस्टेड फॉर लूप में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैंने खाली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस की। कुछ फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं, मीन मोड मीडियन, जो भी ये सब फंक्शंस हम लोग आर में यूज कर रहे हैं। तो फंक्शंस इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स orchestrated together to perform a specific operation. A function is an object, so the interpreter is able to pass control to the function along with arguments that may be necessary for the function to accomplish the actions. The function is then performs the task and returns control to the interpreter, as well as the return values that may be stored in other objects. तो ये हमारा फंक्शन
का डेफिनेशन। आर में बहुत से फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। तो आप देखेंगे कि यदि एक्स में देखूं तो -8, 9, 11, 45, यदि सम ऑफ सम एक फंक्शन है, इसको सम ऑफ एक्स करूंगा तो ये सबका टोटल करके दे देगा मुझे भैया 57 आ रहा है। टाइप ऑफ सम यदि मैं लिखूं भैया यार ये है क्या, तो ये बताएगा बिल्ट इन फंक्शन। और टाइप ऑफ यदि मैं एक खाली लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ तो ये बताएगा कि क्या है, कैरेक्टर। मतलब ये मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ क्या है, तो ये इसको कैरेक्टर शो कर, ये भी एक पैरेंथेसिस जो होता है। तो अब हम बात करते हैं मीन जो है वो भी फंक्शन है। कुछ फंक्शंस होते हैं इनफिक्स फंक्शन। इनफिक्स फंक्शन क्या होता है, जैसे ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, ये सब इनफिक्स फंक्शन। परसेंट इन परसेंट, परसेंट परसेंट, ये सब क्या है, इनफिक्स फंक्शन है। दो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दोनों तरफ होते हैं फंक्शन के, है ना। जैसे 2+7, तो ये इनफिक्स फंक्शन है प्लस। मैं एक अपना खुद का इनफिक्स फंक्शन बनाता हूं, देखिएगा मैं बना रहा हूं परसेंट ग्रेटर परसेंट, ये नाम दे रहा हूं, तो मैं कोट्स में लिखूंगा नाम। देखिए कि फंक्शन को पहले समझ ले, फंक्शन बनता कैसे है ना, फिर अपन इस पे आते हैं। मान लीजिए मैं फंक्शन बना रहा हूं और वो फंक्शन है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो यदि मैं पाई लिखता हूं और इसको एंटर करता हूं, कंट्रोल एंटर, आप देखिए मुझे पाई का वैल्यू आ जाता है। तो पाई, पी आई पहचानता है आर, पी आई क्या है, दैट इज पाई। तो हमें सबको मालूम है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो 2πr होता है ना। तो मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ CIR, दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन विच आई वांट टू गिव सर। एंड जो आएगा इसके अंदर सिंटेक्स जो होता है फंक्शन का, सीधा फंक्शन लिखना है आपको। फंक्शन के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स डालने हैं। एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं भाई, सर्किल में क्या होता है, एक ही एट्रीब्यूट होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस होता है। तो मैं रेडियस को चाहूं तो आर लिख दूं या एक्स लिख दूं, आर लिख देता हूं, चलिए। और इसके बाद वही कर्ली ब्रैकेट वाला कंसेप्ट रहता है सब जगह, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो चाहे वो फॉर लूप। अब यहां पर मुझे फॉर्मूला लिखना है ना। सो यहां मैं लिख रहा हूं सी, खाली ले रहा हूं, 2 × पाई × आर, व्हाट इट, ठीक है। एंड वो रिटर्न क्या चाहिए मुझे, सी, आउटपुट। चलिए मैंने फंक्शन बना लिया। अभी मैं बताऊंगा रिटर्न और प्रिंट में कंसेप्ट में अंतर बाद में। एक फंक्शन बना, अब मान लीजिए मैं ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा मुझे दे रहा है CIR डॉट ग्लोबल एनवायरमेंट में, ये फंक्शन है अभी, है ना। मैंने इसमें रेडियस डाला 2, क्योंकि मेरा एक ही वेरिएबल आर, तो एक ही डालूंगा। तो आप देखिएगा सरकमफ्रेंस है 2.12.56, 2 × पाई × 2, 2 2 is 4, 4 3 is 12, और
मैं जो भी रेडियस डालूंगा ये मुझे उसका सरकमफ्रेंस बताएगा। व्हाट इट अंडरस्टैंड? Yes. तो अभी अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, फंक्शन के बारे में, फंक्शन के एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं जो हम खुद बनाते हैं ना, यूजर नहीं, बिल्ट इन नहीं, सॉरी, यूजर फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं हम इसको। बिल्ट इन फंक्शन तो मीन, मोड, मीडियन, ये जो है सम है, वो सब बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो पहले हम यूजर डिफाइंड सिंपल फंक्शन बनाना सीख लें, फिर मैं इनफिक्स फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो पहले हम ये समझेंगे, लूपिंग को और अच्छे से समझेंगे। अभी अभी मैंने खाली इंट्रोड्यूस किया, आज मैं एकदम से नहीं हैवी लूपिंग आपको बताने वाला था। तो लूप वगैरह हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, फंक्शन भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर अपन आएंगे उसका, क्योंकि ये सब चीजें कई बार जरूरत पड़ती है हमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है? तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना। हाँ जी। Yes, sir. तो फैनेंद्र आपको भी आ रहा है समझ में? यस सर। ओके सभ्या, आज शायद किसी को जाना था, कोई गया है ना? अभिषेक गया ना? हाँ अभिषेक गया, उसको जाना था, ठीक। ओके, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, और ये भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं रिमेनिंग, वो भी मैं आज शेयर कर देता हूँ स्लाइड में, ठीक है? तो लास्ट थिंग, एक मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आपको कुछ दिख रहा है आपके उसमें स्क्रीन पे? हाँ सर, पोल। हाँ आप करिए साहब, ओके। मैंने कहा थोड़ा यूज करें इसको। अजी आंसर फिट करिए। अभी तो एक ही ने किया है। Sir, now you have started, na? ने अब मैं डेली कुछ, आज तो एक ही क्वेश्चन दिया है, कल से बीच में भी दूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। सर अच्छा है ये स्टेप, लेकिन हाँ रिवाइज हो जाएगा सर। रिवाइज होगा ना चीजें। हाँ। हाँ जी, बाकी लोग 2 लोगों को नहीं दे रहे हैं भाई, क्या बात है? 3 लोगों का बचा हुआ है रिस्पॉन्स। सर वो पकड़े गए मतलब? हाँ वो या तो सर्च कर रहे हैं नेट पे। अभी 2 लोग बचे हैं। 2 लोग बचे हैं। हाँ जी, बाकी 2 लोगों का बचा हुआ है भाई, जल्दी फिल करें। हाँ भाई, यहाँ नाम नहीं आता है, आप तो भरो।
मुझे पता नहीं चलेगा किसने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ये नहीं पता चलता है। पोल है ये, अनआइडेंटिफाइड रहता है। ठीक है, 2 लोग बचे हैं भाई, किन ने नहीं भरा? संगीता भर दिया आपने? हाँ सर, मैंने भर दिया सर। रित्या और सभ्य आई थिंक दे आर लेफ्ट। अच्छा सर रित्या आ गई शायद। सर सॉरी, अजी, मुझे निकलना पड़ा था, मेरी अच्छा बेटी की तबीयत ठीक नहीं है आज तो। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए तो पोल एंड करते हैं तो छोड़ दिया। सो मैं रिजल्ट भी शेयर करता हूँ आपको। रिजल्ट्स ये 67% लोगों ने इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस बोला और 33% ने मल्टीवेरिएट। तो एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है करेक्ट है, इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस, दैट इज करेक्ट। सर मेरा भी इन्फ्लुएंशियल था। हाँ, क्योंकि ईडीए में हम तीनों करते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट, है ना। और इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस डिफरेंट है। ओके सर। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं भेज दूंगा।